तो फर्स्ट ईयर आप तरीके से क्लासेस ले रहे हो फिर फर्स्ट ईयर में हो तो ध्यान रखना फर्स्ट ईयर में पता है पास होना सबसे बड़ा टफ होता है फर्स्ट ईयर में अगर आप वही ना फिर तो चलती रहती है फिर फर्स्ट ईयर में सबसे मुश्किल आती है सेकंड ईयर थर्ड ईयर यूनिट फोर्थ का एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ना। ये आपका सेकंड चैप्टर पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र। यूनिट फोर्थ है, चैप्टर 2 है पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका परमाणुओं में विद्युत धारा एवं चुंबकीय आघूर्ण। परमाणुओं में विद्युत धारा एवं चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ने के लिए पहले पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। तो देखिए परमाणु में क्या होता है कि बीच में तो होता है आपका नाभिक, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में v वेग से गतिमान है। तो v क्या है यहाँ पर? इसका कोणीय वेग, कोणीय वेग इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस वृत्तीय कक्षा में ये चक्कर लगाता है, इसका मतलब आवेश गतिमान है। आवेश गतिमान होगा तो क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आवेश गतिमान है इसका मतलब वृत्तीय धारा उत्पन्न होगी। तो देखो जहां पर E इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो v वेग से इसमें गतिमान है, जिसके कारण क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर माना R त्रिज्या के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में v वेग से गतिमान है। ठीक है, तो यह गतिमान आवेश वृत्तीय पथ में धारा उत्पन्न करता है। धारा क्या होती है आपकी? I इज इक्वल टू, धारा क्या होती है? आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। ठीक है, तो आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा? -e, और उसका समय मतलब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर लगाने में उसका आवर्तकाल कितना है? कैपिटल T है। T क्या है यहाँ पर? आवर्तकाल है इलेक्ट्रॉन का एक नाभिक के चारों तरफ एक चक्कर लगाने का। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -e/t। ठीक है, आवर्तकाल, यहाँ आवर्तकाल क्या है? एक समय ही तो है। समय, आवर्तकाल क्या है यहाँ पर? समय है। समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। अब उसने एक आवर्तकाल में कितनी दूरी तय की है? एक आवर्तकाल T में उसने कितनी दूरी तय की है?
2 पाई r, और r हमने यहाँ पर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या ली है, तो t आवर्त काल में उसने 2 पाई r दूरी तय की है, उसका वेग कितना है v। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण नंबर 1 में आप ये t का मान यहाँ से रख सकते हैं, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, 2 से 1 में मान रखने पर धारा I का मान कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस E। ठीक है, और इसका मान रखिए यहाँ से T इज इक्वल टू कितना है 2 पाई R अपॉन V, तो 2 पाई R अपॉन V, तो ये आ गई आपकी धारा कितनी आ गई माइनस EV बाई 2 पाई R। ठीक है, धारा का मान हो गया माइनस EV बाई 2 पाई R। मिटा दूं ऊपर से, लिख लिया ना। अब देखिए समीकरण 3 से क्या पता चल रहा है कि समीकरण 3 में क्या आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, और वो वेग v के मतलब वेग v के और I में क्या है ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है दोनों के बीच में। इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का वेग है उसके विपरीत धारा की दिशा होगी, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का वेग है उसके विपरीत क्या होगी धारा की दिशा। जैसे मान लीजिए वेग इस दिशा में, वो इस दिशा में गति कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जो इलेक्ट्रॉन है वृत्तीय पथ में एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ठीक है, ये धारा की दिशा होगी। और यदि ये आवेशित कण जो है इलेक्ट्रॉन की जगह कोई पॉजिटिव कण होता, ठीक है, पॉजिटिव कण होता, तो इसका जिस दिशा में इसका वेग होता है उस दिशा में ही इसका धारा होगी, वेग और धारा की दिशा सेम होगी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसलिए धारा की दिशा उसके वेग की दिशा के विपरीत होगी। समीकरण 3 में ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, समीकरण 3 में ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वृत्तीय धारा की दिशा, वृत्तीय धारा I की दिशा इलेक्ट्रॉन के वेग v की दिशा के विपरीत होती है, दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, इस वृत्तीय धारा के कारण, इस वृत्तीय धारा के कारण परमाणु में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे आप प्रदर्शित करते हैं म्यू एल से, जिसे म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। इस वृत्तीय धारा के कारण क्या है, परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और जिसे म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। म्यू एल बराबर होता है करंट, धारा इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, धारा इंटू क्षेत्रफल। तो धारा का मान हमें पता है कितना है समीकरण 3 से माइनस CB बाई 2 पाई R, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 3 से क्या है, मान रख दीजिए I का,
आई का मान रखेंगे, आई का मान कितना है माइनस EB बाई 2πr, और ए का मान कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, म्यू एल इज इक्वल टू आ रहा है माइनस EB R बाई 2। ठीक है, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस EB R बाई 2। ये आ गया आपका चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण में भी क्या आ रहा है, V के साथ यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी क्या होगी, वेग की दिशा के विपरीत ही होगी, और वो चुंबकीय आघूर्ण होगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है धारा के कारण केंद्र पर, तो आघूर्ण कहाँ पर होगा इस तरीके से म्यू एल। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, यह चुंबकीय आघूर्ण वृत्तीय पथ के केंद्र से नीचे की ओर होगा। वही तो बताया है चुंबकीय आघूर्ण, जैसे वृत्तीय पथ में जब कोई आवेशित कण गतिमान होता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। बिकॉज देखो ऐसे देखो, करंट इनटू एरिया उसका गुणनफल है। और उसमें समझा रही, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, तुम एकदम ऐसे क्यों बोलते हो, आराम से भी तो पूछ सकते हैं ना। जैसे देखो इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो ये ऊपर कैसा सिरा बनेगा S, ये तो पढ़ा है ना आपने 12th में। और नीचे से ऊपर, वलय के ऊपर कैसा बनेगा S, और नीचे क्या बनेगा, जब नीचे से देखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा N सिरा। ठीक है, तो ये S और N सिरे बनते हैं जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, जैसे जब कोई आवेशित कण इस तरीके से किसी रेखा में v वेग से गतिमान होता है, m द्रव्यमान का कण है, v वेग से इस दिशा में गतिमान होता है, रेखीय गति करता है, तो संवेग p इक्वल टू कितना होता है mv होता है। यहाँ पर कण v वेग से वृत्तीय पथ में गतिमान है, तो वृत्तीय पथ में कौन सा संवेग होता है, कोणीय संवेग। रेखीय गति में रेखीय संवेग, और वृत्तीय पथ में गति करता है कण तो कोणीय संवेग। ठीक है, तो कोणीय, ये तो 11th में पढ़ा है तुमने, कोणीय संवेग रेखीय संवेग से कैसे संबंधित होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है ना। तथा वृत्तीय पथ में एक तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, तथा वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एक कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, L वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो L इज इक्वल टू होता क्या है, रेखीय संवेग और उसमें R क्रॉस P। ठीक है, और जब P का वैल्यू रख देंगे तो ये आता है MVR। ठीक है, MVR कैसे लिखा, जैसे R वेक्टर है और P को क्या लिखेंगे MV वेक्टर। ठीक है, तो M तो कांस्टेंट है, क्या बचेगा R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे R का मॉड प्लस V का मॉड एंड साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे R V साइन थीटा। अब बताइए R और V के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिज्या से और उस पॉइंट पर वेग v लेंगे तो उसके बीच में एंगल 90 होगा कहीं पर भी। ठीक है, त्रिज्या और वेग v के बीच में एंगल कितना होगा 90, तो साइन 90 आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा MRV। लिख लो चाहे से।
and 90 is equal to 1. अब देखो यहाँ पर जब चुंबकीय आघूर्ण लिया था तो माइनस चिन्ह आ रहा था, ठीक है। तो इसका ये कहाँ था, केंद्र से नीचे की ओर। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो कोणीय संवेग कहाँ होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण से मतलब है जैसे ये अब इस तरीके से घूर्णन होगा, ये है एल वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से नीचे म्यू एल वेक्टर है। तो एल वेक्टर की दिशा तो ऊपर होगी और म्यू एल वेक्टर की नीचे। देखो समीकरण 4 और 5 से दोनों में संबंध लिख सकते हैं। समीकरण 4 व 5 से देखो, इसमें यदि m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इस समीकरण में m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर क्या आएगा, इसे यहाँ बता देती हूँ इसको। म्यू एल इज इक्वल टू है माइनस ई बी आर बाई 2, m का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक एम बी आर आता है कि नहीं, उस एम बी आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल। तो म्यू एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ई एल बाई 2m, ठीक है। तो समीकरण 4 व 5 से आप क्या लिख सकते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई एल बाई 2m, ठीक है। अब देखो इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है कि L और म्यू एल दोनों के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब L वेक्टर की दिशा म्यू एल के विपरीत है। L ऊपर है और म्यू एल नीचे है। स्पष्टतः कोणीय संवेग L वेक्टर ये कक्षीय कोणीय संवेग है, ठीक है। कक्षीय कोणीय संवेग L, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल के विपरीत होगा। कक्षीय कोणीय संवेग L वेक्टर म्यू एल के विपरीत होगा, ठीक है। मिटा दूं? अब है कक्षीय, न्यू टॉपिक है कक्षीय जायरोमैग्नेटिक अनुपात। कक्षीय जायरोमैग्नेटिक अनुपात या चुंबकीय घूर्ण अनुपात ये तो एक अनुपात है। अनुपात किस किस का, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय कोणीय संवेग का अनुपात
उसी को बोलते हैं कक्षीय जायरोमैग्नेटिक अनुपात। ठीक है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल तथा कक्षीय कोणीय संवेग का अनुपात कक्षीय जायरोमैग्नेटिक अनुपात कहलाता है, जिसे GL से प्रदर्शित करते हैं। से GL से प्रदर्शित करते हैं। तो GL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एल बाई एल। ठीक है, तो म्यू एल बाई एल लिखते हैं। तो अभी अभी जो लास्ट इक्वेशन लिखी थी 7, उसमें क्या था, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई एल बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ से म्यू एल बाई एल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ई बाई 2m, ई बाई 2m। इसको बोलते हैं कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति भी बोलते हैं, एक वर्ड निष्पत्ति भी आता है, या अनुपात। इसका मतलब अनुपात को ही निष्पत्ति बोलते हैं। अब देखिए बोर की परिकल्पना जो थी, बोर की परिकल्पना के अनुसार जो उसने बोर मॉडल दिया था, बोर की परिकल्पना के अनुसार कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग L जो होता है H क्रॉस का पूर्ण गुणज होता है। L H क्रॉस का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो पूर्ण गुणज मतलब L जो है H क्रॉस का पूर्ण गुणज, मतलब N लगा सकते हैं ना आप आगे। ये बोर की परिकल्पना के अनुसार है, L इज इक्वल टू NH क्रॉस। और हमने क्या निकाला है अभी, L इज इक्वल टू कितना निकाला था, MVR। बोर की परिकल्पना के अनुसार L होता है H क्रॉस का पूर्ण गुणज तथा L इज इक्वल टू MVR। तो यहाँ से NH क्रॉस इज इक्वल टू MVR। ठीक है, तो इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू कितना था, म्यू एल को कितना लिखा था, माइनस ई एल बाई 2m। ठीक है, तो L की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, NH क्रॉस। ठीक है, वहां पर MVR लिखा था एक फॉर्मूला, तो वो आ गया। यदि हम इसको NH क्रॉस के इक्वल लिखते हैं तो ये हो जाएगा, और ये आएगा EH क्रॉस, N तो बाहर लिख लीजिए, EH क्रॉस बाई 2m, EH क्रॉस बाई 2m, या E 4πm। H क्रॉस का पूर्ण गुणज, इसको लिख सकते हैं EH बाई 4πm। ठीक है, H क्रॉस का वैल्यू H/2π। ये पूर्ण गुणज मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं ना, प्लस माइनस n, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ से इसको प्लस माइनस 1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इसको प्लस माइनस नहीं आएगा, नहीं आया समझ में, ऐसे करो, देखो माइनस ई एल बाई 2m में L का वैल्यू कितना होता है, प्लस माइनस n क्रॉस।
NH क्रॉस, तो प्लस माइनस लिखे, तो आप जस्ट माइनस प्लस लिखते हैं तो माइनस प्लस से क्या आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस माइनस होगा तो प्लस, तो दोनों वैल्यू आ सकती हैं। कर लो रिजॉइन करो।